जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत एमएनटीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले साल अगस्त के महीने में ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट या ये कहे कि सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिस पर कहीं पर भी उसके बारे में बोला नहीं गया, उस पर चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन ये रिपोर्ट अभी हमारे सामने है और हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर मीडिया के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, ये मैं कुछ 2-3 बातें, 1-2 पैराग्राफ है उनके जो भाषण उन्होंने 15 अक्टूबर 1956 को किया था, वो मैं हमारे दर्शकों को पहले बताना चाहता हूँ, ताकि मीडिया की जो परिस्थिति है उस वक्त कैसी थी जब हमारे महापुरुष समाज के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त मीडिया का क्या रवैया था, उनका क्या अनुभव रहा और आज मीडिया किस प्रकार से काम कर रहा है। 2-3 पैराग्राफ है, 1-2 मिनट में मैं उसे पढ़कर आपको बताता हूं। हमारे पास धन नहीं है, हमारा अपना कोई समाचार पत्र नहीं है, हमारे लोगों पर भारत भर में आए दिन जो निर्मम अत्याचार होते हैं, उनका जिस प्रकार दमन किया जाता है, उसकी सूचना समाचार पत्रों में नहीं छपती। यहाँ तक कि समाचार पत्र हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित विचारों को जानबूझकर जनता के सामने आने नहीं देते, और यह सब समाचार पत्रों की सुसंगठित साजिश का नतीजा है। बाबा साहब आगे कहते हैं, भारत में एसोसिएटेड प्रेस का स्टाफ, जो भारत की समाचार एजेंसी है, पूर्णतया मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस उन्हीं की मुट्ठी में है और वह पूर्णतया कांग्रेस की पिट्ठू है। सुज्ञात कारणों से वह कांग्रेस का समर्थक है और कांग्रेस के विरुद्ध किसी समाचार को नहीं छाप सकता। यही साधन है जो अछूतों की पहुंच से बाहर है। आगे बाबा साहब कहते हैं, ये अखबार वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने मेरे विचारों का गलत अर्थ निकाला और मुझे बदनाम किया। इन्होंने मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर छापा। मैं चाहूंगा कि ये अखबार वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, योगेंद्र यादव में जिम्मेदार और सत्यता से लिखे। बाबा साहब मीडिया वालों से अपील कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी से और सत्यता पूर्ण लिखे। और मीडिया पर हम लोग बहस कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये साल बहुजन मीडिया को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 100 साल पहले 1920 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पहला वर्तमान पत्र मुकनायक के नाम से निकाला। उसके बाद उन्होंने अलग अलग पत्रिकाएं साप्ताहिक निकाली और मुकनायक को 100 साल हो रहे हैं। इन 100 सालों में बहुजन या पत्रकारिता भारत में कितनी बदली या वो किसके नियंत्रण में आई, ये जो अनुभव बाबा साहब ने 1956 में कहा है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मान्यवर हैं। दिलीप मंडल जी इस चर्चा में आने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए। उनका अलग हम इसी विषय पर अलग इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद उर्मिलेश जी भी आने वाले थे, लेकिन वो भी तकनीकी कारणों की वजह से नहीं जुड़ पाए। इसके अलावा हमारे साथ जहीरुद्दीन अली खान साहब है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है और सियासत डेली इस उर्दू अखबार के मैनेजिंग एडिटर भी है। उसके साथ हमारे साथ है वामन मेश्राम जी, जिन्हें कुछ आवाज सही से नहीं आ रही, आवाज शोर हो रहा है। आ रही है। हाँ, आ रही है। खान साहब हमारे साथ वामन मेश्राम साहब है, जिन्हें आमतौर पर लोग बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने 1986 में बहुजन चेतना नाम का एक साप्ताहिक निकलता था, उसमें चीफ एडिटर का काम किया है। वो साप्ताहिक पूरी तरह से उन्होंने संभाला है। और उसके अलावा वे अभी वर्तमान में बहुजनों का बहुजन भारत इस साप्ताहिक के वे संपादक भी हैं। उसके बाद हमारे साथ योगेंद्र यादव जी है, जिन्हें आमतौर पर लोग चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक के नाम से जानते हैं। वे स्वराज अभियान इस पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक हैं। यूजीसी के वे मेंबर भी रहे हैं
और इन मान्यवरों के साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं योगेंद्र यादव जी से ही शुरुआत करूंगा। यादव जी, आपने जिस प्रकार का ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट 2019 में आया है, उसी प्रकार का कुछ सर्वे आपने 2006 में किया था, अगर मेरी जानकारी सही है तो। उस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी कि ये जो मीडिया है, फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, या अभी जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया उभर कर आया है, उस वक्त डिजिटल मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था, वो आपने आपकी रिपोर्ट में भी यही है कि उस पर ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट जो लोग हैं, उच्च जातियों के जो लोग हैं, उनका नियंत्रण था। 14-15 साल का समय बीत चुका है। इन सालों में 3 सरकारें बदल चुकी हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसकी सरकार होती है वही मीडिया, उसी का मीडिया पर नियंत्रण होता है। तो सरकारें तो बदली है, लेकिन मीडिया कितना बदला है, खासकर अगर हम अपर कास्ट लोगों के नियंत्रण की अगर बात करें। संकेत भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा का आयोजन किया। ये वो कुछ सवाल हैं जो कि हमारे देश में चर्चा में नहीं आते, बातचीत में नहीं आते। उस चुप्पी को तोड़ने का आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जो दूसरे साथी इस चर्चा में जुड़े हैं उससे बात बहुत गहरी होगी, जाहिर साहब और मेश्राम जी, और मेरी उम्मीद है कि हम इसमें किसी न किसी स्टेज पे दिलीप मंडल जी की बात को और उर्मिलेश जी की बात को भी जोड़ पाएंगे। आपने जैसा जिक्र किया, ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या करती है? मोटे तौर पे रिपोर्ट सिर्फ ये देखती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट पूछती है कि भाई इस देश में जो मीडिया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मीडिया, ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है। और रिपोर्ट देख के आप इसके बारे में जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे, फैक्ट्स वगैरह वो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन रिपोर्ट मोटे तौर पे बताती है कि इस देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें आप एग्जैक्टली किस चीज को देखें उस पर निर्भर करता है, लेकिन 80% 85% तक केवल एक ही वर्ग के लोग हैं। वो लोग जो कि भारतीय समाज में अंदाजन 20% हैं, यानी कि जो अपर कास्ट है, हिंदू अपर कास्ट हमारे समाज में, मैंने बहुत केयरफुली इसको एनालाइज करने की कोशिश की थी, कोई 21% के करीब हैं। और अगर उसमें भी हिंदू अपर कास्ट मर्दों को हम देखें तो इस देश में 10 से 11% के करीब हैं वो लोग। लेकिन मीडिया में देखिए तो ये लोग कोई 80% के करीब हैं। तो मोटी बात ये कहिए, जो समाज में 20% है वो मीडिया में 80% है, जो समाज में 80% है वो मीडिया में 20% है। ये जो स्थिति है शीर्षासन की, यानी कि सर के बल खड़ा हुआ है, पूरा समाज को सर के बल खड़ा किया हुआ है मीडिया ने। ये बात, इसकी सच्चाई हमारा ये ऑक्सफैम का सर्वे लाता है। सर्वे एक नई चीज करता है जो इससे पहले नहीं हुई थी। वो ये भी देखता है कि टीवी डिबेट में जो लोग आके देश के बारे में ओपिनियन देते हैं ये कौन लोग हैं, उनका भी जाति का विश्लेषण करता है और फिर दिखाता है कि इसमें भी 70% से ज्यादा सारे केवल एक ही वर्ग के हिंदू अपर कास्ट लोग हैं। ये जो तस्वीर है, जैसा आपने बताया, ये तस्वीर पिछले 15 साल में बदली नहीं। 2006 में जब मैं CSDS में प्रोफेसर हुआ करता था, ये मेरा पूर्व जन्म है, अब तो मतलब उस जन्म से मेरा कोई ताल्लुक रहा नहीं, नामा प्रोफेसर हूँ, और ये सारी सेफोलॉजिस्ट, ये सारी जो बातें कहते हैं ये तो पिछले जन्म की बातें हैं। लेकिन पिछले जन्म की ये बात है, जब 2006 में मैं CSDS में था तो मंडल पे बड़ी बहस हो रही थी साहब। पूरे देश में अखबारों के अंदर खबरें लग रही थी, मंडल के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ, मंडल कमीशन को लागू करना कितना गलत है। और क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे तब लागू किया गया था, तब अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तब उस पर खूब बहस हो रही थी। और इतनी अखबारों में एक तरफा खबरें छप रही थी कि मेरे को थोड़ा सा चिढ़ हो गई। और मैंने और कुछ दोस्तों ने मिलके, उस वक्त जितेंद्र कुमार भाई भी थे हमारे साथ, हम लोगों ने मिलके एक सर्वे भी क्या किया। सच बात ये है कि सिर्फ वीकेंड पे, शुक्रवार के दिन हमने सोचा और सोमवार तक कर लिया। हमने लोगों को फोन किया कि भाई आपके ऑफिस में टॉप 10 लोग कौन से हैं। तो ऐसे 100 लोगों की लिस्ट बनाई और हर एक की जाति पता कर ली। हिंदुस्तान में जाति पता करना तो मुश्किल काम नहीं है। ऑक्सफैम ने ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से किया है, हमने ज्यादा बेसिक तरीके से सर्वे किया था, और उस सर्वे से वो सारी हकीकत सामने आ गई थी। यानी कि ये कि हमारे उस सर्वे का जो मुझे याद है
कि हिंदू अपर कास्ट मेन, मर्द हिंदू उच्च जाति के मर्द 92% थे हमारे स्टूडियोज में। हमने सिर्फ एक चीज देखी थी, हमने कहा था हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, उस वक्त इतने ज्यादा टेलीविजन चैनल नहीं थे लेकिन इतने नहीं थे जितने आजकल हैं, तो हमने देश के टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशंस को शायद लिया था और सबसे कहा था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 10 डिसीजन मेकर्स कौन है जो तय करते हैं कि न्यूज क्या है आज शाम की, और उनका हमने विश्लेषण किया था। 92% उस वक्त हिंदू अपर कास्ट मेल थे। उसमें अगर आप औरतों की तादाद देखें कितनी थी, टोटल मिला के 17% औरतें थी, पूरे 83% मेल्स थे। लेकिन अगर आप देखें कि उसमें ये चीज अगर सिर्फ हिंदू अपर कास्ट देखें, अगर सिर्फ हिंदू अपर कास्ट देखें तो वो 82%, अगर मेल्स देखें तो फिर वो हिंदू अपर कास्ट देखें तो 92% था, हिंदू अपर कास्ट मेल देखें तो 82% था। तो बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, मोटी बात यह है कि स्थिति तब से अब तक बदली नहीं है। जिसे हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं वो हमारे समाज की डाइवर्सिटी को, हमारे समाज की हकीकत को किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई जिस जाति में पैदा हुआ है केवल उसी का ही विचार देगा, मैं कम से कम उस विचार का नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे कई साथी इससे डिसएग्री करते हैं, हो सकते हैं एक दो बार मेरी और वामन भाई की इसके ऊपर बहस हो चुकी है। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह दूं, मैं नहीं मानता हूँ कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी का ही स्पोक्स पर्सन होगा। जैसे राम मनोहर लोहिया जाति से बनिया थे, लेकिन उन्होंने इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ बोला उतना बाबा साहब के बाद बहुत कम लोगों ने बोला था। तो लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपका 90% एक है, जो समाज में 80 है वो आपके यहाँ 20 हैं, और जो समाज में 20 हैं वो आपके यहाँ 80 हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेजुडिस, उसका पूर्वाग्रह, उसकी एक तरफा बातें वो आपके मीडिया में आएंगी ही आएंगी, आप रोक नहीं सकते। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये सवाल सबसे पहले दुनिया में औरतों की उपस्थिति के बारे में हुआ था कि भाई ये जो इसमें सिर्फ मर्दों का चेहरा क्यों दिखाई देता है। पश्चिम के, यूरोप के और अमेरिका के मीडिया के बारे में उठा था कि क्योंकि मर्द नहीं है इसलिए औरतों के मुद्दे सामने नहीं आते, और बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद से यूरोप के काफी स्टूडियो बदले हैं। अब आपको अमूमन BBC वगैरह देखिए तो आपको 50% नहीं तो 40%, 35% औरतें जरूर दिखाई दे जाती हैं। ये सवाल अमेरिका में उठा। आजकल हम रेशियल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर खुल के उठा कि भाई क्या बात है, सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग ही पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान देंगे क्या। वहां पे इसका असर हुआ, कुछ बदलाव भी हुआ है, उतना बदलाव नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम अमेरिका में इस पे एक शर्मिंदगी शुरू हुई कि हाँ भाई ये तो सवाल है, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके न्यूज रूम में कितने ब्लैक्स हैं, कितने काले लोग हैं, कितने नॉन वाइट हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में ये सवाल अभी दर्ज भी नहीं हुआ है। सवाल का जवाब तो आप कब देंगे ना, जब पहले सवाल को मानेंगे। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया में इस सवाल को एक वाजिब सवाल के रूप में ही नहीं माना जाता, और अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो उलट के आपको जातिवादी बताया जाएगा, आपको सांप्रदायिक बताया जाएगा। अब ये CAA के बारे में देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एंटी-CAA, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ये बिल्कुल हर मायने से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। इसके बारे में आंदोलन हुआ। अब ऐसे में इससे फर्क तो पड़ेगा ना कि स्टूडियो में कितने मुसलमान हैं या नहीं है, कितने माइनॉरिटीज हैं या नहीं है। अगर आपके स्टूडियो में कोई माइनॉरिटी नहीं है और आप सब लोग मोस्टली हिंदू अपर कास्ट, जिनको इस बिल से कोई इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग बैठ के फैसला करते हैं कि साहब ये बड़ा राष्ट्र के हित में ये बिल है, आप बताइए कहाँ की जायज बात है। कम से कम आप दूसरा ओपिनियन तो सुनिए। इस देश में आए दिन दलित आदिवासी पे अत्याचार की खबरें आती हैं, कभी वो हमारी हेडलाइन नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? कहीं ना कहीं इसका इस बात से संबंध है कि ये हमारे समाज की हकीकत न्यूज रूम में नहीं आती है। तो इसको, जो बाबा साहब के जमाने की बात आपने कही, तब से लेके अब तक हालात बहुत बदले नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहला कदम तो ये होगा
कि इसकी सोशल प्रोफाइल पब्लिक में दिखाई जाए, ये एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा। इस लिहाज से ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, कम से कम शर्मिंदा करने के लिए पहला कदम। और हमने 2006 में जो किया था वो भी यही कोशिश थी कि अरे और कुछ नहीं कर सकते, चलो शर्मसार तो करो इनको कि क्या स्थिति है इसके बारे में। पहला कदम वो होगा। दूसरा कदम होगा कि इसके बारे में, मतलब इस पहले कदम को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि अगर एक दो न्यूज हाउस भी तैयार हो जाएं कि हम इसकी लिस्ट सार्वजनिक करेंगे कि हमारे जितने न्यूज स्टाफ में लोग हैं, इसमें स्टेनोग्राफर को शामिल करने की जरूरत नहीं है, जो लोग न्यूज तय करते हैं कि न्यूज क्या होगी, उनमें से SC, ST, OBC, अपर कास्ट हिंदू, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये क्या है, और महिला पुरुष, इसका ब्रेकअप हम पब्लिक करेंगे। ये अगर एक दो हाउस भी कर दें तो उसके बाद हम दूसरे हाउसेस पे शुरू हो सकते हैं। जहीर साहब हमारे पास बैठे हैं, आप खुद एक मीडिया हाउस चलाते हैं, आप जैसे लोग इसकी शुरुआत कीजिए, बताइए तो साहब की क्या स्थिति है। वो कह देंगे ये तो मुसलमान है, मुसलमान ही होते हैं इत्यादि, सब कुछ बात होगी, लेकिन कम से कम ऐसी प्रोग्रेसिव शुरुआत तो हो इस देश के अंदर। दैट इज स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप जो है वो है कि हम इन विचारों का खंडन करने के लिए पब्लिक में कैंपेन चलाएं। जब कोई जैसे अभी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्लैक लाइफ मैटर्स शुरू हुआ और बड़े बड़े यहाँ पे बॉलीवुड के हीरो भी सब ने कहा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, ब्लैक लाइफ मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। फिर हमारे 2-4 साथियों ने पलट के कहा क्यों भाई, इसका मतलब है दलित लाइफ मैटर्स, ये भी चलाओ ना, मुस्लिम लाइव्स मैटर, ये भी चलाओ ना। बाहर की बातों को कहने में तुम्हारी जेब से कुछ जा नहीं रहा, वहां पे कितना मजे से कह रहे हो दलित लाइव, ये ब्लैक लाइव्स मैटर, अरे अपने गुरेबान में तो झांक के देखो। इस तरह का जो कैंपेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है और मुझे लगता है इसके बारे में जरूर हमें इस तरह के कैंपेन चलाना, ऐसे विचारों को डिस्कशन करना, इसे पब्लिक में लाना बेहद जरूरी है। ये करते हुए एक चीज का ख्याल रखना चाहिए और मुझे उसके बारे में कई बार अपने दोस्तों से शिकायत रहती है, कास्ट एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, लेकिन हर बात को कास्ट पे रिड्यूस कर देना, हर चीज में केवल कास्ट का एंगल लाना, इससे हमारी बात कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती है। एक जमाने में देश में मार्क्सिस्ट लोगों का बड़ा दबदबा हुआ करता था, सब यूनिवर्सिटी के अंदर कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, तो उस जमाने में हम मजाक किया करते थे कि आपको हर कॉक फाइट के अंदर क्लास स्ट्रगल नजर आता है, दो मुर्गे भी लड़ रहे हो तो आपको लगता है कि क्लास स्ट्रगल हो रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे कुछ साथी ये बात कास्ट के बारे में भी कर देते हैं, उससे सावधानी से बचना चाहिए, क्योंकि वो होने से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है ऐसी बात की। हम इस देश में इतना कास्ट बेस्ड इनजस्टिस होता है कि वो दिखा देना अपने आप में काफी है, जहां नहीं हो रहा उसको ये रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप में इतनी खराब है कि ऊपर से मसाला और मिर्च डालने की उसमें कोई जरूरत नहीं। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि इस देश में अब कम से कम कुछ मीडिया हाउसेज में इसको लेके एक शर्मसारी आई है कि भाई हमें इस सवालों को दिखाना है। नाम लेके मैं एक दो का बताता हूँ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, वो एक आप कहेंगे उसके एडिटर कौन है, ब्राह्मण है बिल्कुल साहब, राजकमल झा। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि उस अखबार और उस एडिटर के चलते ही इस वक्त एक ये सेंसिटिविटी है कि हाँ इस सवाल को हमें दिखाना है, इस सवाल को दबाना नहीं। ये बात आई है, ईमानदारी से ये बात को कहना चाहिए कि वहां ये बात निकल के आई है। ये बात मैं कारवान मैगजीन है उसके अंदर देखता हूँ कि वो इस सवाल को, पता नहीं वहां कितने दलित हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं है, लेकिन कम से कम इस सवाल को ईमानदारी से दिखा रहे हैं। ऐसे 2-5 हाउसेज इस देश में अब पैदा हो रहे हैं जहां इस सवाल को दबाया नहीं, इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसको हम एक्नॉलेज करें और उनसे अपनी बहस उस तरह की चीजों को बढ़ाएं। तीसरी और आखिरी बात, नहीं 4 बात कहना चाहता हूँ। तीसरी बात वो है जो आपने वामन भाई के बारे में बताई, हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और संकेत आप भी यही कोशिश कर रहे हैं, हमें ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा करना होगा। जो इस देश के जो बड़ा मीडिया है, उस बड़े मीडिया के बरक्स सच्चाई दब ना जाए, इसके लिए ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा करना वो बेहद जरूरी है। जो पिछली बात मैं कह रहा था उसमें एक फटाक से बात ऐड कर दूं, कभी कभी मीडिया के
सोशल कैरेक्टर में चेंज होने से, मैंने आपको बताया एक तो अखबार जहां ब्राह्मण लोग डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन ठीक ठाक खबर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको बिना नाम लिए ये भी बता दूं कि मुसलमानों के खिलाफ घटिया जहर फैलाने का काम टीवी चैनल की एक दो मुसलमान एंकर ही कर रहे हैं। मतलब पैसे देके क्या कुछ करवाया जा सकता है, आप देखिए। तो इस सच्चाई से भी हम इनकार ना करें कि केवल सोशल बैकग्राउंड चेंज करने से दुनिया बदलेगी। खैर, तो मैं तीसरी बात कह रहा था कि ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा करना, और खास तौर पे अब जबकि सोशल मीडिया आ गया है तो आप खबर को दबा सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूं कि दलित आदिवासी समाज की कई खबरें जो है अब सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। ये वीडियो फुटेज है, ये व्हाट्सएप है जिसके जरिए आप खबरों को दबा नहीं पा रहे हो। तीसरी बात। चौथी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अंततः दलित, आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जो पूरा समाज है, ये समाज सच का प्रतिनिधि बने। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हम कभी कभी समझते हैं कि देखिए अब तक इस देश में एक जाति वालों का, अपर कास्ट का राज है, वो जो चाहे बातें कह लेते हैं, और इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं दूसरी चीज दिखाऊं। मेरा अनुरोध है कि ऐसा हम ना करें। जैसे ही मुझे मौका मिले मैं सच दिखाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। मेरे दोस्त कई बार नाराज भी हो जाते हैं कि लीजिए आप जाके सब समाज की बात करने लग जाते हैं, और मैं यही कहता हूं कि देखिए गांधी को इस देश का नेता इसलिए नहीं माना गया कि गांधी बनिया समाज के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को कश्मीरी पंडित का नेता एक दिन भी बताने की कोशिश नहीं की। ये सही थे गलत थे उस पर हमारी बहस हो सकती है, लेकिन इन्होंने पूरे देश की बात रखी। और मैं ऐसा देखना चाहता हूं दिन, जिस दिन दलित समाज के इंटेलेक्चुअल, बहुजन इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल पूरे देश के भले की बात करेंगे, कर सकते हैं। जब हमारा आज किसी का नंबर आया बांटने का, वो घूम घूम के अपने ही लोगों की थाली के अंदर डाल रहा है, लेकिन कल जब मेरा नंबर आएगा मैं सबको बराबरी से बांटूंगा, सबके साथ इंसाफ करूंगा, सबको सच बताऊंगा। ये स्थिति अगर हम बनाते हैं तो हम सच के प्रतिनिधि बनते हैं, और सच के प्रतिनिधि बन के ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बड़ा धीरज से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप योगेंद्र सर, आप रहेंगे अभी या मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर तक और, जी मैं 20-25 मिनट और रह सकता हूँ, सुनूंगा बाकी बातियों की बात को। जी हाँ, मैं मेश्राम साहब के पास जाऊंगा। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है और जिस प्रकार का विश्लेषण अभी योगेंद्र यादव जी ने किया है, आपकी क्या राय है उस रिपोर्ट को लेकर? दो तीन बातें मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ। जी, योगेंद्र जी ने जो सर्वे किया था उसका डाटा हम लोगों ने कई बार, और अभी तक मैं उसका डाटा अपने विश्लेषणों में उपयोग और प्रयोग में लाता था। अभी ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में काफी नई बातें आई हैं जिसके बारे में हम लोग आपस में बातचीत किया करते थे, मगर ये रिपोर्ट बनकर सामने आई। ये एक अच्छी बात है, ये रिपोर्ट बनकर सामने आई है। एक तो ये बात है। तो रिपोर्ट में बनाने वाले जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मुखर रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करने वाले जो लोग हैं, इस रिपोर्ट को बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उनके साथ सलाह मशवरा किया होता तो शायद ये रिपोर्ट और ज्यादा स्पष्ट रूप से, स्पष्ट भाषा में इसको रखा जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो जैसे हाई कास्ट जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा क्लियर नहीं है। हाई कास्ट का मतलब इसमें
वर्णा सिस्टम के आधार पर अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण के लोग आते हैं। और मंडल कमीशन ने जिनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में वर्णा सिस्टम में शूद्र घोषित किया है, मगर मंडल कमीशन में शामिल नहीं किया। ऐसे शूद्र है जिसको जनरल कैटेगरी में मिक्स किया जा सकता है, मगर वो है नहीं। अगर ऐसा होता तो नॉर्थ इंडिया में जाट कम्युनिटी के लोग रिजर्वेशन की मांग नहीं करते, गुजरात में लेवा कड़वा पटेल के लोग रिजर्वेशन की मांग नहीं करते, और महाराष्ट्र में मराठा लोग रिजर्वेशन की मांग नहीं करते, और ऐसे लोग साउथ इंडिया में रिजर्वेशन की मांग नहीं करते। मैं एक अहम बात ये कहना चाहता हूं, योगेंद्र जी ने 100% की बात वो लोग नहीं कह रहे हैं जिसे हाई कास्ट कहा जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो जब हम कोई मीडिया का काम करें तो हम 100% लोगों की बात करें, ऐसा उनका प्रेजेंटेशन है, कहना है। ये तार्किक दृष्टि से मैं नहीं मानता कि ये बात गलत है। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर काम करने की दृष्टि से ये गलत बात नहीं है, मगर जिन लोगों का व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, व्यावहारिक रूप से सबसे पहले उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व केवल संसद में ही नहीं होता है, प्रतिनिधित्व केवल एडमिनिस्ट्रेशन में या जुडिशरी में ही नहीं होता है। प्रतिनिधित्व आप कौन सी बातें कहते हो, इसमें भी प्रतिनिधित्व रिफ्लेक्ट होता है। तो जिन लोगों की बातें होती ही नहीं है या जिन लोगों की बातें नहीं की जाती, उन लोगों की बातें प्राथमिकता में किया जाना जरूरी है। और जब तक उनकी बातें प्राथमिकता में नहीं होती है, अगर मान लो कि एक हाई कास्ट मीडिया है जिनका कंट्रोल उनके ऊपर है, और वो लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर वो लोग अपने लेवल पर जो मीडिया चला रहे हैं, अगर वो उनकी बात करते हैं और मान लो 100% करते हैं, तो ये कहा जा सकता है व्यावहारिक दृष्टि से कि इस तरह से दोनों को मिलाकर 100% बात होती है, और दोनों में पूर्वाग्रह होते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो आपके विचार का निर्धारण करता है। आप किस तरह के विचार धारण करें, ये जन्म से लेकर जो संस्कार आपके अंदर होते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, वो प्रभावित करते हैं। इसलिए भारत में जो डेमोक्रेसी है, जिसमें 4 पिलर सिस्टम में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है, ये चारों का चारों पिलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, योगेंद्र जी ने भी एक बात कही कि जो नेशनल मीडिया है उसमें कुछ मुसलमानों ही पत्रकार मुसलमानों के विरोध में बहुत बड़ा कैंपेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात एकदम सही है, मगर उसका कारण वो पत्रकार नहीं है, उसका कारण उसके मालिक है। तो मालिक का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, वहां वो नौकरी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। नौकरी करना अलग बात है और प्रतिनिधित्व करना अलग बात है, क्योंकि जो गुलाम होता है उसके अपने कोई स्वतंत्र विचार नहीं होते हैं, मालिक के विचार ही उसके विचार होते हैं। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस हाउस से उसको निकाल दिया जा सकता है। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यदि मुखर किस्म की बात करने वाले जैसे योगेंद्र जी है, जैसे और भी बहुत सारे SC ST OBC के मुखर लोग हैं, अगर ऑक्सफैम के लोगों में जो मुखर लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, जिनके पास
अपना पर्सपेक्टिव है, ये रिपोर्ट बनाने के पहले अगर उन्होंने उनसे भी सलाह मशवरा किया होता तो संभवतः ये रिपोर्ट जो है और ज्यादा खुलकर बोलने वाला होता। ये अभी वेग टर्म, जैसे हाई कास्ट है, मैं मानता हूं ये वेग टर्म है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो वर्ना सिस्टम में शूद्र है और मंडल कमीशन में जिनको बैकवर्ड नहीं माना गया है, उनको भी बहुत बार हाई कास्ट मान लिया जाता है, जबकि ये बात रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई को जानने और समझने की जरूरत है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर इसका विकल्प खड़ा करना है तो मैं ऐसा मानता हूं, विकल्प खड़ा करने के लिए हमें सोशल मीडिया को ज्यादा बड़ा मीडिया बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये काम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये विज्ञापन के बगैर नहीं चलेगा। विज्ञापन भारत में इंडस्ट्रीज और व्यापारी और ट्रेड वर्ग के लोग जो इंडियन सोशल सिस्टम में एक जाति विशेष के लोग व्यापार करते हैं, एक जाति विशेष के लोग इंडस्ट्री में हैं, और वो दूसरे जाति विशेष के लोगों को विज्ञापन देकर कोई मीडिया खड़ा करने के लिए विज्ञापन देने का काम नहीं करेंगे, ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रियलिटी में है। और अगर ये बात अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस स्थिति का अध्ययन करने के बाद हम लोग सोशल मीडिया ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़ा कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में हम बड़े पैमाने पर अगर पकड़ बना लेते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर अगर पकड़ बना लेते हैं, तो उसके बाद आप चैनल में और प्रिंट मीडिया में उसका सहारा लेकर उधर प्रवेश कर सकते हैं। एक तरीका है विकल्प खड़ा करने का, मैं ऐसा मानता हूं। इस दिशा में विकल्प खड़ा करने वाले लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा काम करने के लिए जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंसिया है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जोखिम भरा कार्य है। तो इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक तो अवसर नहीं है, और अवसर ना होने की वजह से जो इंटेलिजेंसिया है भी तो उस एरिया में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अवसर ना होने की वजह से संभवतः ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए विशेष कोशिश किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंस्टीट्यूट खड़े किए जाने चाहिए, उसमें से लोगों को जर्नलिज्म का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और लोगों को खास तौर पर इस काम के लिए सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी आखिरी बात इस संबंध में कि ये मीडिया खड़ा करने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग मिलकर सम्मिलित प्रयास करें तो ये मीडिया हाउस खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए किसी खास समूह, एक शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास या शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास या OBC के पास नहीं हो सकता। SC ST OBC और माइनॉरिटी के सारे लोग मिलकर अगर कोई मीडिया हाउस बनाने की कोशिश करें सम्मिलित रूप से, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें सफलता मिल सकती है। शुरू में सफलता नहीं मिलेगी, मगर स्टेप बाय स्टेप सफलता मिल सकती है। इस दिशा में हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि इसमें कोई काम किया जाए। इतना ही कहना। मैं योगेंद्र यादव जी से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20-25 मिनट ही वो है, इसमें से 10 मिनट का समय गया है। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि जब आपने सर्वे किया था 2006 में, तब डिजिटल मीडिया नहीं था, लेकिन अब डिजिटल मीडिया है। उसके भी आपने ऑक्सफैम ने अपने रिपोर्ट में पेश किए हैं, और उस पर भी, उस डिजिटल मीडिया पर भी देखा जाए तो लीडरशिप पोजीशन जो है वो अपर कास्ट लोगों के पास में। उस पर आपकी क्या राय है? और आखिरी सवाल मेरा ये है कि वैकल्पिक मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करने की बात आपने कही, मेश्राम जी ने भी कही है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव क्या काम किया जाना चाहिए? जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो और क्या कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल। पहला आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। 2006 में डिजिटल मीडिया नहीं था, बहुत कम था, नाम के लिए था। और डिजिटल मीडिया आने के बाद उम्मीद बननी चाहिए थी कि कम से कम यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, सोशल एक्सपेंशन होगा।
इसलिए मेरी उम्मीद थी कि 2006 की बनिस्बत आज जो है हालात काफी बदले होंगे। इसलिए जब मैंने आंकड़े देखे ऑक्सफैम के तो मुझे खास तौर पे निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि अरे डिजिटल मीडिया आने के बावजूद वैसी की वैसी हालात है। ये तो बहुत निराशा की बात है। मेश्राम साहब ने बिल्कुल सही बात कही, हमें जनरल SC ST OBC वगैरह कैटेगरीज का इस्तेमाल करने की बजाय जनरल जो कैटेगरी है, जनरल बहुत डिसेप्टिव कैटेगरी है, इस जनरल कैटेगरी को हमें खत्म करना है, क्योंकि जनरल में मुस्लिम्स भी आते हैं, जनरल में क्रिश्चियंस भी आते हैं, जनरल में अब द्विज हिंदू भी आते हैं और नॉन द्विज जो टेक्निकली शूद्र हिंदू होंगे वो भी आते हैं उसके अंदर। हमने 2006 में इसको अलग अलग तरीके से किया था बेशान, और उस वक्त जो हमारी आंकड़ा था वो ये था कि जो जिसे टेक्निकली ट्वाइस बॉर्न द्विज माना जाता है वो 86% थे उस टाइम मीडिया के अंदर, और मैं समझता हूँ अभी सिचुएशन बहुत बदली नहीं है। एक बात मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूँ संकेत भाई, ये क्यों होता है, क्योंकि ज़हीर साहब ये सब बेहतर समझते हैं, शायद वो अपना इसमें थोड़ा लाइट डालेंगे बाद में। देखिए क्या होता है, SC ST OBC मुस्लिम्स भी जो समाज आज तक सत्ता के बाहर रखे गए हैं, उनके कोई अंकल आंटी अंदर नहीं है बड़ी जगहों के ऊपर, उनको किसी भी अच्छी नौकरी में चांस तभी मिलता है अगर रिक्रूटमेंट फॉर्मल तरीके से, एडवर्टीजमेंट आए, यहाँ 100 पोजीशन, मान लीजिए रिजर्वेशन ना भी हो, कम से कम एडवर्टीजमेंट आए, यहाँ 100 पोजीशन है, आप अप्लाई कीजिए, तो आप अपनी टैलेंट के दम पे वहां अप्लाई कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आप आपके परिवार में कोई मामा चाचा अंकल आपके कोई जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन अखबार में विज्ञापन आया, आपने हिम्मत करके अपना एप्लीकेशन डाल दिया। अब दिक्कत जो है जर्नलिज्म में वो ये है कि जर्नलिज्म में लगभग 100% रिक्रूटमेंट इनफॉर्मल तरीके से होता है। कहीं विज्ञापन नहीं आता तो बस कहीं आप फोन करके हिम्मत दिखाते हुए पहुंच जाते हो, और ये फोन करके किसी बड़े एडिटर के पास, अंग्रेजी के बड़े एडिटर के पास पहुंच के कहना कि आप मुझे नौकरी दीजिए, ये हिम्मत जो है वो उस समाज से आ ही नहीं सकती जिस समाज के पास हजारों साल से जिसको न सत्ता है न जिसके पास शिक्षा है। इसलिए मीडिया में किसी ना किसी तरह का फॉर्मल रिक्रूटमेंट का चैनल हो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो होता है कि मेरे अंकल ने सिफारिश की थी, उन्होंने फोन कर दिया था, कहा था कि जो एडिटर साहब से मिल लेना, अपने जानकार आदमी है, ऐसा ये जो रिक्रूटमेंट का मेथड है ये सिस्टमेटिकली SC ST OBC के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। आखिरी सवाल जो आपने पूछा वो ये कि हम ऑल्टरनेट मीडिया के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मैं एक दो चीज की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ हालात बदले हैं। इस देश का जो इस वक्त का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मैगजीन है, इस वक्त का नहीं, पिछले 50 साल से जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मैगजीन है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीक, उसके एडिटर इस वक्त एक दलित है, और वो दलित होने की वजह से एडिटर नहीं है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल होने की वजह से एडिटर है, प्रोफेसर गोपाल गोयल। ये एक बदलाव है। मैं एक इंटेलेक्चुअल कल्चर में फर्क आया है मेश्राम जी। आज जब 1980s के जमाने में जब मेरे जैसे लोग, क्योंकि लोहिया से इन्फ्लुएंस थे, हम लोग जब कास्ट की बात करते थे तो लोग हमें चुप करवाते थे, बैठ जा बेकार की बातें मत कर, रियलिटी सिर्फ क्लास होती है, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता। आज मैं देखता हूं कि कम से कम थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में इस सवाल के बारे में थोड़ा कम से कम शर्मिंदगी जरूर आई है। कास्ट के बारे में बात होती है, कास्ट के बारे में बात करना आज कम से कम मैं कुछ थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अब सेंसिटिव हैं, जो लिखते हैं, जो दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, उनके मन में एक बदलाव ये आने का कि हाँ कुछ तो पाप हो रहा है इस देश के अंदर जो हमें जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो कम से कम जो सोशल साइंस है उन सब दायरों में अब माहौल बदला है। मैं जानता हूं जब मैं 1980s में स्टूडेंट था, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते ही लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते थे। अब मैं देखता हूं कि हर कोई कोशिश करता है कि अपने 10 मिनट के लेक्चर में एक बार बाबा साहब का नाम जरूर ले दे। अब वो फॉर्मली होगा, लेकिन मैं इसको एक बदलाव मानता हूं कि इससे एक हिपोक्रेसी, इसे हिपोक्रेसी आप कह सकते हैं, लेकिन हिपोक्रेसी बड़ा सीरियस मैटर होता है, क्योंकि हिपोक्रेसी से दुनिया बदलती है। हिपोक्रेसी जब आप किसी चीज को फॉर्मली कहना शुरू करते हैं, इसका मतलब है धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, वो है। लेकिन अंततः बदलाव उसी से आएगा जो मेश्राम जी ने भी बोला, नई संस्थाएं बनानी होंगी, नए मीडिया हाउसेस खड़े करने होंगे, एग्जिस्टिंग मीडिया हाउसेस की एक क्रिटिक करनी होगी,
नए बच्चों को ट्रेन करना होगा, उनको सोशल कॉन्फिडेंस देना होगा, और ये काम मैं नहीं देखता। खास तौर पे ये काम हिंदी मीडिया में बिल्कुल नहीं हो रहा। एक आखिरी बात मैं कह दूं, मैं मीडिया के प्रेजुडिस में एक अंतर देखता हूं। लेके जाके दो। अंग्रेजी के मीडिया में प्रेजुडिस ये होता है कि वो कहते हैं आई डोंट नो व्हाट इज माय कास्ट। होते सारे अपर कास्ट हैं, लेकिन वो कहते हैं आई डोंट नो व्हाट इज माय कास्ट। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हिंदी के मीडिया में खास तौर पे मैंने देखा कि वहां बिल्कुल कॉन्शियस किस्म का कास्टिज्म होता है। वही अपर कास्ट के लोग एक दूसरे को अरे पांडे जी, अरे चतुर्वेदी साहब, अरे ये वो बैठ के, वहां कॉन्शियस किस्म का, बहुत सचेत किस्म का जातिवाद होता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल और एक लंबा काम है। इसके बारे में हमें सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहीर साहब को कुछ देर के लिए जरूर सुनूंगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। जी शुक्रिया। जी जहीर खान साहब जी, आपसे सवाल है कि एक तो योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही कि आप अपने मीडिया हाउस में कितनी डाइवर्सिटी है, इसके कुछ आंकड़े, कुछ ब्रेक थ्रू करें, ये बात। और दूसरी बात, ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है उस पर आपकी राय क्या? देखिए, पहले तो मैं अंबेडकर साहब के कोट करूंगा कि द अनटचेबल हैव नो प्रेस। वो 1938 में स्टेटमेंट दिए थे। मैं समझता हूँ आज तक भी वही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस थे वो ओनरशिप और बिजनेस इंटरेस्ट, और राइट नाउ मीडिया हाउसेस जो है ज़्यादातर पॉलिटिकल क्रोनी कैपिटलिस्ट हाउसेस हो गए हैं। इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, कोई चेंज नहीं आया। मगर एक खुशकिस्मती की बात ये हो गई है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आने की वजह से हमारे वैसे लोगों के वास्ते, एससीज, एसटीज, बीसीज, ओबीसीज और हाफ नॉट्स के वास्ते एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है। और जहाँ तक हेरिडेटरी मीडिया, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स की बात है, इनमा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट ये है कि 2027 तक ये पूरे मीडिया हाउसेस जीरो हो जाने वाले हैं, या एक शहर में एक ही न्यूज़पेपर रहेगा, चाहे वो ईनाडू तेलुगु का रहेगा, या कोई एक इंग्लिश रहेगा, या कोई एक रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेंगे न्यूज़पेपर्स निकालना या चैनल चलाना। तो सोशल मीडिया हमारे वास्ते बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसा कि भाई योगेंद्र साहब और मेश्राम साहब ने कहा, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई मुसलमान देता था तो कोई मानने तैयार नहीं रहता था, उसका बायस आ जाता था। मगर क्योंकि सच्चर साहब दिए हैं वो रिपोर्ट, हर कोई एक्सेप्ट करा है। वैसा ही ऑक्सफैम को मैं मुबारकबाद दूंगा, और वो लोग बहुत क्लियरली लिखे हैं कि हमारे जितने काम करने वाले थे वो भी मेजॉरिटी अपर कास्ट के ही है लोग ये रिपोर्ट बनाए हैं। बधाई देना चाहिए इन लोगों को कि बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाए हैं। और जैसा मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट के एक पेज में कहा कि 10 साल ढूंढने के बाद सिर्फ 8 दलित जर्नलिस्ट मिले, उसमें से 2 रेडी है एक्सेप्ट करने, वो दलित है, बाकी के 6 रेडी भी नहीं है। मगर मेरा एक फीलिंग है, देखिए मैं तो उर्दू अखबार निकालता हूँ, मेरे पास 12 जर्नलिस्टों में से 2 नॉन मुस्लिम्स है, बाकी के पूरे मुस्लिम से, क्योंकि उर्दू में लिखना है। मगर डिजिटल मीडिया में मेरे पास जितने राइटर्स हैं, मैं समझता हूँ 40-50% ऐसे लोग हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, खास तौर पे एससीज, एसटीज, बीसीज के प्रॉब्लम क्या है। उसका एक छोटा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि हिंदुस्तान में एक डीएनए की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पूरे अखबारों में एक हेडिंग आई थी कि 92% ऑफ मुस्लिम डीएनए बिलोंग्स टू हिंदूस। अगर वो आप रिपोर्ट को पूरी देखेंगे, रिपोर्ट को इन डेप्थ जाएंगे, कैसा मीडिया में इन्फ्लुएंस होता है, वो रिपोर्ट अगर इन डेप्थ देखेंगे तो उसमें खास तौर पे लिखा हुआ है 92% ऑफ मुस्लिम डीएनए बिलोंग्स टू एससी, एसटीज एंड ओबीसीज, नॉट हिंदूज। तो जब मीडिया हाउस आपका ने है, और जो रिपोर्ट की जो हेडिंग है हु टेल्स अवर स्टोरी मैटर्स, तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि हमारे बारे में वो लोग क्या लिखेंगे, वो लोग क्या स्टोरी देंगे, when 70% of the media houses are represented by upper caste। दूसरी बात, मेश्राम साहब का वो जो कहना था कि जब एंकर्स, मुसलमान एंकर्स आके इस्लाम के खिलाफ या अपने
बचपन में एक ग्रामोफोन कंपनी थी, हिज मास्टर वॉइस, HMV, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो आज क्रोनी मीडिया में वो HMV कंपनी वाले ही आ गए हैं पूरे। वो मास्टर बोला ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट डे यू आर थ्रोन आउट। तो वैसा ही मीडिया है। मगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये मीडिया हाउसेज, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, टेलीविजन, इनके डेज आर नंबर्ड। द नंबर, हम छोटे छोटे मीडिया हाउसेस, मैं आपको सियासत का ही बोलूँगा। सियासत की हैदराबाद में रीडरशिप है ABC से 43,000 और रीच है अराउंड 3 लाख। मगर हम जब सोशल मीडिया का ये siyaasat.com, पहले ये था कि हम ही लिखते थे, हम ही पढ़ते थे। ईसा लिखा, मूसा पढ़ा, मुसलमान ही लिखा, उर्दू पढ़ने वाले मुसलमान ही रहते थे, लिखने वाला भी मुसलमान, पढ़ने वाला भी मुसलमान। मगर हम siyaasat.com को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, हिंदी में कन्वर्ट करें, हमारी आज रीच है अराउंड 5 लाख मिनिमम पर डे, और 35% of readers are from outside the countries. And I am proud to say कि हमारे 20% के करीब रीडर्स नॉन मुस्लिम्स हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक नॉन मुस्लिम्स आके एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाह रहा है। मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, जैसा PMRC है, एक दलित मीडिया हाउस है, वहाँ से रोज आना एक 2-3 स्टोरीज दलित के बारे में, SCs के बारे में, BCs के बारे में, OBCs के बारे में स्टोरीज निकाल के डालूं। देखिए, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कैसा 2014 में 38 लाख स्कॉलरशिप थी PG एंड PG प्लस कोर्सेज की, वो 38 लाख जाके रिड्यूस होके 14 लाख हो गई है। अगर 2014 में 38 लाख लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती थी तो वो 14 लाख क्यों हुई? क्योंकि हमारी कोई वॉइस नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, मीडिया में अवेयर करने वाला नहीं है। हमारे भी जो लीडर्स 70 साल में जो मुस्लिम लीडर्स पैदा हुए हैं वो भी, और रिलीजियस लीडर्स, मैं RSS को दोषी मान सकता हूँ, मैं BJP को कर सकता हूँ, कांग्रेस को करूँगा, हर पार्टी को करूँगा, मगर जब तक मेरे को मेरे लोगों के मुस्लिम रिलीजियस और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स जो लास्ट 20-35 इयर्स में जो रोल प्ले कर रहे हैं मुसलमानों का इमेज खराब करने में, अगर मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा तो मुझे कोई हक नहीं है RSS से फाइट करने, मुझे कोई हक नहीं है मेश्राम साहब से फाइट करने, कोई राइट नहीं है मेरे को योगेंद्र यादव साहब से फाइट करने। तो जब हम हमारे लोगों की गलतियों को पॉइंट करेंगे तो हमको राइट है दूसरों के ऊपर भी पिन पॉइंट करें। तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया है मीडिया में। बहुत बड़े एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि उनका कहना है कि बड़े बड़े इंडियन टेलीविजन चैनल्स पाकिस्तानी जर्नल्स को बुलाते थे, पाकिस्तानी शिया सुन्नियों के एक्टिविस्ट को बुलाते थे और अपने चैनल पे रोजाना $100,000 दे के लड़ाया दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम इमेज भी खराब हुआ। मगर जो लास्ट कोविड के जो उसमें आया है लॉकडाउन में, उसमें मैं समझता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो चैरिटेबल काम हुआ, आज हिंदुस्तान भर में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। कि ये क्यों हुआ? ये सोशल मीडिया की वजह से फैला, और बहुत दिल खोल के मुस्लिम कम्युनिटी चैरिटेबल काम करी है। मैं समझता हूँ कि हम खास तौर पे हाफ नॉट्स, चाहे वो SC रहो, BC रहो, ये मुल्क मेजॉरिटी हमारी है, मगर हमारा ना पॉलिटिकल से है ना एडमिनिस्ट्रेटिव से है, कोई चीज़ में से नहीं है। अगर हम ये मीडिया को अपना लेंगे और जॉइंटली सब मिल के काम करेंगे। देखिए, उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। व्हाट्सएप, अगर एक आदमी आपका एक्टिविस्ट एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लिया तो एक दिन में 256 लोगों को ऐड कर सकता। अगर पूरे हिंदुस्तान में हमारे अगर 10,000 लोग, कमिटेड लोग व्हाट्सएप के ग्रुप फॉर्म कर लिए तो मैं समझता हूँ 25 लाख हमारा मार्केट रीच एक वन डे में हो सकता है। और इमेजिन करिए आप एक महीने में क्या हो सकता है। जी खान साहब, योगेंद्र यादव जी को जाना है जी। मैं विनती करता हूं उनसे, अगर वो 5-10 जाने के पहले, संकेत जी, जाने के पहले योगेंद्र जी का राय जहीर खान साहब ने जो कहा उस पर ले लीजिए और जाने दीजिए। वही
योगेंद्र यादव जी। नहीं, मैं तो लगभग सब बातों से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जाहिर साहब ने जो कहा उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है हम लोगों से। और वो जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आने की वजह से उन्हें ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, उन्हें ज़्यादा उम्मीद है, वो सुन के मेरी भी उम्मीद बनती है। अगर हम इस तरह का, जैसा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रिंट से ज़्यादा बाहर उसको डिजिटल पे ले जाके जिस तरह का स्प्रेड किया, और आपने वो जो कहा कि 20% हमारे रीडर्स हैं नॉन मुस्लिम, जी हाँ। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये मैं समझता हूँ। अभी तक क्या है कि जब भी हम कोई ऑल्टरनेट वॉइस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही लिखेंगे, हम ही पढ़ेंगे। लेकिन समाज में किसी विचार की अगर आपको प्रेजेंस बनानी है, एक्सेप्टेंस बनानी है, तो वो तभी बनती है जबकि बाकी सब लोग भी उसको पढ़ें, उससे एग्रीमेंट पर रखें। और ये काम आपने शुरू किया है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और मुझे लगता है कि ये काम हमारे को बाकी सब सवालों पे भी करना चाहिए, कास्ट के सवाल पे भी करना चाहिए। और मुझे यकीन है, आज जब मैं देखता हूँ ब्लैक लाइव्स मैटर से जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा हुआ है, हाँ भाई कुछ है, अब उनको पलट के जब कहा जाए कि साहब कास्ट पे भी जरा सोच लीजिए, अब कुछ पाखंडी हैं जो नहीं सोचेंगे, जो एकदम सिर्फ ब्लैक लाइव मैटर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ यंग लोगों के अंदर ये सवाल अब पैदा हो गया है कि अच्छा भाई, अगर वहाँ ब्लैक और व्हाइट के बारे में है तो फिर हमारे समाज की कुछ चीज़ों पे भी तो हमें सोचना चाहिए। ये ओपनिंग है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये वो विचार है जो लेकिन बहुत गहरा जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो जिस तरह का एक एक्सपेरिमेंट जाहिद साहब ने किया है, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट मेश्राम जी ने इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर एक से ज़्यादा बार किया है, उस तरह के कई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, उस तरह के कई संस्थान खोलने की ज़रूरत है, और एक ऑल्टरनेट मीडिया के माध्यम से उस बात को दूर तक ले जाने की ज़रूरत है। मेश्राम जी ने वो जो कहा था, मैं उससे पूरा सहमत हूँ कि वो जो एंकर कर रहे होते हैं वो अपनी बात नहीं बोल रहे होते, वो मालिक की बात बोल रहे होते हैं। इसलिए हमें, जो हमने सर्वेक्षण किया कि भाई न्यूज़ एंकर कौन है, न्यूज़ एडिटर कौन है, न्यूज़ पे बात करने वाले कौन हैं, उसके साथ-साथ ये भी सर्वे करना चाहिए कि इनके मालिक कौन हैं। क्योंकि मालिक की आवाज़, हिज मास्टर्स वॉइस, जो जाहिद साहब ने बोला, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अब तो हम हिज मास्टर्स वॉइस का ही ज़माना है, तो वही चीज़ें चल रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो योगेंद्र साहब, मैं 1 मिनट आपको एक एक्सपेरिमेंट का मैं और एक जिक्र करूंगा, आपका ज्यादा नहीं। मैं जब फेसबुक पे सियासत को डाला तो 2012 तक 14 लाख लोग रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 6 लाख पाकिस्तान से थे और 4 लाख हिंदुस्तान से थे, बाकी के दूसरे कंट्रीज से थे। तो मैं एक 2-4 महीने में मैं परेशान हो गया था। यहाँ तो शिया सुन्नी का इशू है, यहाँ पे मसलकी झगड़े हैं, फिर हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं। मुसलमान रीडर्स पाकिस्तान से आके हिंदुओं को गालियां देते थे, हिंदू रीडर्स इंडिया से आके मुसलमान को गाली, प्रॉफिट को गाली, ये है। तो हम लोग एक दिन बैठ के डिसाइड करें कि जितने ये नफरत फैलाने वाले हैं ये सबको खत्म कर देंगे। तो अराउंड 500 मुसलमानों को बैन करे और 250 नॉन मुस्लिम्स को बैन करे हम लोग। तो रिजल्ट ये आया कि मेरे को एक लाहौर से एक लेडी का मैसेज आया, कैन यू अनबैन, देयर इज वन जेंटलमैन फ्रॉम जलंधर, कि क्या आप उनको बैन कर दिए हैं, क्यों आप इनको बैन हटा दिए इनसे। Then I asked her, what common you have with this gentleman from Jalandhar, you are from Pakistan, Lahore। तो उसका कहना था कि हम लोग एडिक्ट हो गए हैं आपके मीडिया को, हम गाली गलौज नहीं करेंगे। राम को गाली देते थे, कृष्णा को गाली देते थे, बाबरी मस्जिद के इशू पे मुसलमान प्रॉफिट सरकार को गाली देते थे, हर चीज में एक नफरत फैली हुई थी। ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13। उसके बाद मैं वो आदमी से बात करा फोन करके, के नाम तो भूल रहा हूँ मैं उनका, चंडीगढ़ के थे, जलंधर के थे। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं गाली खराब वर्ड्स नहीं यूज करूंगा प्रॉफिट मोहम्मद के। और मैं बोला उनको कि हम 500 मुसलमानों को भी बैन कर दिए हैं और 250 हिंदुओं को भी बैन करें इससे। तो उसके बाद पहला बार पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ। देखिए वो जगह का नाम याद, हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल बैकआउट हुआ। तो 1 घंटे के अंदर पाकिस्तानी व्यूवर्स हमारे आके, ये तो
काम है रॉ का और इंडियन गवर्नमेंट का बोल के शुरू कर दिए, और फिर यहाँ से इंडियन गाली दे रहे हैं, वहां से पाकिस्तानी। आई वॉज सो डिस्टर्ब। उसके बाद मैं AFP की फोटो आई थी, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ, तो पहली बार बॉम्बे में नॉन मुस्लिम्स उसके अगेंस्ट कैंडल मार्च निकाले थे, कैंडल मार्च। तो बॉम्बे का कैंडल मार्च, नॉन मुस्लिम लेडीज और बच्चे, छोटे छोटे नॉन मुस्लिम्स, उसके आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके खिलाफ बॉम्बे में मार्च करे। उसके फोटोज AFP रिलीज करा। तो मुझे अभी भी याद है, एट्री बोल के AFP का इंचार्ज था, मैं उसको बोला और मुझे फोटोज भेजिए आप बॉम्बे के। तो जब वो फोटोज भेजना शुरू करे तो वी स्टार्टेड कैरिंग विद इन 3 hours 4 hours, विद इन 3-4 days माहौल ऐसा चेंज हो गया है कि वहां के पाकिस्तानी रीडर्स दे वर सैल्यूटिंग इंडियन पीपल कि हम शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे इतना यकीन हो गया है कि नफरत के दिन बहुत छोटे रहते, प्यार मोहब्बत के दिन सालों जिंदगियां चलते। तो वे सोशल मीडिया में हम नफरत को भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, वो जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट वो है। उसके बाद जो मेरे मीडिया हाउस पे 14-15 लाख जो फेसबुक पे रीडर्स है, उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। जो नफरत के बीच हिंदू मुसलमान, शिया सुन्नी, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, वो सब खत्म हो गया। यही उम्मीद है, ये खूबसूरत बात सुन के हौसला बनता है। उम्मीद है कि ये चीज हम सब चीज पे कर पाएंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह। योगेंद्र यादव जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से वो हमारे चैनल पर आए, हमारे व्यूअर्स को और जानकारी जो है वो देने का काम करें। शुक्रिया सर। धन्यवाद। शुक्रिया भाई। हम इस चर्चा को योगेंद्र जी, खान साहब, शुक्रिया, थैंक यू। इस चर्चा को हम लोग 1-2 सवाल है जिसको लेकर हम खासकर मैं मिश्राम जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि उनका मीडिया में अनुभव है, मीडिया में उन्होंने काम किया है और इसके साथ ही वो एक आंदोलन भी चला रहे हैं। और सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है कि मीडिया लगातार सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है, जिस प्रकार से अभी इन 6 सालों की अगर बात की जाए, और दूसरी तरफ वही मीडिया बहुसंख्यक लोगों के आंदोलन को बदनाम करता है, दिशाहीन करता है या उन्हें मुद्दों से भटकाने का काम करता है। तो एज ए ऑर्गेनाइजिंग लीडर मिश्राम जी, आपका इस पर क्या कहना? हाँ, मैं 2-3 बातें कहना है। एक तो ये है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी इंडिया टुडे ने हमारे संगठन को सेमी नक्सलाइट संगठन घोषित किया था। वो कोर्ट में हमने उनके खिलाफ में केस दायर किया हुआ है और उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, ना वो इस बात का कोई जवाब दे पा रहे हैं। तो और महाराष्ट्र में कई अखबार है जिन लोगों ने झूठी खबरें हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए डाली, तो उन लोगों को हम लोगों ने कोर्ट में घसीटा। तो अब वो लोग जो है वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आप अपने अखबार के फ्रंट पेज में अपनी गलती को स्वीकार करिए, नहीं तो केस हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। यानी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने गलती की है। तो ये डिफेमेशन करने का काम उन्होंने किया। ये काम केवल 2014 में बीजेपी के लोग आए तभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के लोगों के आने के बाद में जो खास तौर पर जो चैनल है, खास तौर पर कुछ मीडिया हाउसेस के लोग हैं जो प्रिंट मीडिया भी चलाते हैं, वो बहुत घटिया स्तर पर जाकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो न्यायिक है उसकी जांच पड़ताल की थी और उसके चैनल को उन्होंने पाबंदी लगाई थी। उसी तरह से भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसकी जांच पड़ताल कर सकती है कि कौन से चैनल जो है
वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जांच पड़ताल करनी चाहिए। मगर पार्लियामेंट्री कमेटी भी तो मेंबर पार्लियामेंट से बनेगी और उसमें जिस पार्टी की संख्या ज्यादा होगी उसकी संख्या ज्यादा होगी, उस हिसाब से ही उसका रिजल्ट आएगा। तो सारा मामला जो है रिप्रेजेंटेशन पर खड़ा है, तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जनता को ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के अलावा अब कोई मीडिया नहीं है जिसके माध्यम से लोगों को जगाया जा सकता है। जी। जो हमारी विचारधारा है या आइडियोलॉजी है या हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उसको लेकर जी। कोई अखबार कोई मीडिया इस बात को उठाना नहीं चाहता। योगेंद्र जी का देश के नाम पर काम करने के लिए कहना है कोई वैसे गलत बात नहीं है। ये देश हमारा ही है और हमें खींच तान कर देशभक्त होने की जरूरत नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से देशभक्त है, हमारे मन में अपने देश के विरोध में काम करने की भावना पनपती नहीं है, आती नहीं। तो जो लोग देशभक्त नहीं है या देश के विरोध में काम करते रहते हैं, वो डेली देशभक्ति का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं उस षड्यंत्र को छुपाने के लिए, ताकि लोगों की नजर में वो बात ना आए। एक तो ये बात है। तो ऐसे जो बहुत सारे चैनल है आजकल, जिसको कुछ लोग जो गोदी मीडिया कहते हैं, शायद वो लोग मोदी मीडिया नहीं कहना चाहते, इसलिए उसका नाम उन्होंने गोदी मीडिया रखा हुआ है। जी, सरकार के गोद में जाकर बैठा है वो। हाँ, मतलब बहुत घटिया किस्म का काम करते हुए दिख रहे हैं। जैसे पिछले बार जो मौलाना साद का रेफरेंस है, जी जी, तो उन लोगों ने ही भारत में कोरोना फैलाया, यहाँ तक वो स्टोरी बनाकर पब्लिश कर रहे थे। हैरान करने वाली बात है। तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, इन लोगों ने कोरोना भारत में फैलाया, इस तरह का पब्लिसिटी करेगी। ये कोरोना आया चाइना से, सारी दुनिया इस बात को मान रही है और भारत का मीडिया तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे ऐसा प्रोपेगेंडा करने लगे। जबकि इन लोगों ने विदेश से आने वाले लोगों को चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया और ऐसे 15-20 लाख लोगों को आने दिया और उन्हीं लोगों ने भारत में जो कोरोना है वो फैलाया। उसमें हमारे लोग है नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग है नहीं, उन्हीं लोगों ने फैलाया। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर ये स्टोरी किसी ने नहीं बनाई, ये स्टोरी बताने की भी कोशिश नहीं की। 24 फरवरी 2020 तक नरेंद्र मोदी तो ट्रंप का स्वागत करने के काम में लगे थे और उसके 1 महीने के बाद लॉकडाउन घोषित किया। तब तक बहुत सारा मामला फैल गया था और तब तक 15-20 लाख लोग विदेश से आए भारत में और उन्होंने वो कोरोना फैला दिया। जबकि जनवरी में ही अगर उसको रोक लगाने की कोशिश होती और विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको एयरपोर्ट पर चेक करने का काम होता, तो समाज में इसको फैलने का मौका ही नहीं मिलता। उधर के उधर ही उन लोगों को रोक लगाया जा सकता था। जी। अभी बॉम्बे में और दिल्ली में ज्यादा संख्या में जो मामला फैल रहा है, उसके लिए उसकी वजह यह है कि वो विदेश से आए हुए लोगों ज्यादा बड़े शहरों में क्यों है। भारत में कोरोना रूरल एरिया में क्यों नहीं है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों नहीं है, ग्रामीण विभाग में क्यों नहीं? क्योंकि एयरपोर्ट से आने वाले लोग नहीं वहां। जहां एयरपोर्ट की संख्या ज्यादा है, जहां एयरपोर्ट से आने जाने लोगों का रिवाज ज्यादा है, वहां पर कोरोना की संख्या ज्यादा है। तो ये मौलाना साहब के द्वारा या तबलीगी जमात के द्वारा ये फैलाया गया, ये जो प्रोपेगेंडा है, मोदी मीडिया के लोगों ने इस बात को फैलाया ताकि इसको मुस्लिम विरोधी भावना लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मोदी मीडिया ने यह भी प्रोपेगेंडा किया था कि नरेंद्र मोदी सारे दुनिया का पहले नंबर का नेता हो गया है। अब बताओ, अब चौथे नंबर पर आ गया भारत और जून महीने के एंड तक ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा।
और जुलाई महीने के एंड तक ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और भारत में पहला नंबर आ जाएगा। अकेले दिल्ली में 5-5.5 लाख लोग हो जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और वहां 80,000 से लगभग बेड की जरूरत होगी। तो और अमेरिका में अभी मामला आगे बढ़ नहीं रहा है, वो अभी रिड्यूस हो रहा है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, उसकी संख्या धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मगर इंडिया में सारे दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जबकि मीडिया वालों ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नीति घोषित कर दिया था। ने चमचागिरी भी साली इतनी हद तक बढ़ गई है, तो वो गोदी मीडिया के लोगों का मामला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, खान साहब से आखिरी 2 सवाल है जिसका जिक्र मेश्राम साहब ने भी किया है कि मीडिया लगातार मुस्लिम विरोध या मुस्लिम समाज के प्रति लोगों में घृणा फैलाने का जो काम कर रहा है, उसको मुस्लिम लोग या आप जो अखबार है वो किस प्रकार से देखता है, और इसे काउंटर करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या योजना? देखिए, मैं तो 4 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लोग टीवी चैनल्स पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने जा रहे हैं एकदम वो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के पेड है, मीडिया को पे किए गए हैं, और ये लोग को ना इस्लाम की नॉलेज है, ना मुसलमान की नॉलेज है, ना मुसलमान से कोई इंटरेस्ट है। अभी आप देखे होंगे जहां जहां पे एक कलकत्ता के इमाम आ रहे थे, इमाम ऑफ शाही मस्जिद कलकत्ता, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू आया, 5 करोड़ मुझे दे दो, मैं बीजेपी को वोटा डला दूंगा पूरे मुसलमानों के। तो ये 100 पेड लोगों को पे करके लाके मीडिया पे रख रहे थे। अब बहुत कम हो गया है मुसलमान। हमारी एक स्ट्रैटेजी ये है कि कम से कम मुस्लिम जाएं, क्योंकि एक छोटे मोटे अल्फाज में बोलूंगा कि कुत्ता वन साइड कितने दिन भौंकते रहेगा। आपके घर में कुत्ता है, मेरे घर में कुत्ता है, आपका घर मेरा घर आमने सामने है, तो आपके घर का कुत्ता भौंका तो मेरे घर का कुत्ता भौंकेगा। एक जानवर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हम मुसलमान, ये जो बेवकूफ मुसलमान जाके टेलीविजन चैनल्स पे बैठ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे रिलीजियस लीडर्स, अगर ये जाना बंद कर देंगे तो कब तक वन वे ट्रैफिक चलेंगी। हमारी एक स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम केसेस करना, जैसा मेश्राम साहब ने कहा कि गुजरात में हेट क्राइम्स के अंदर 950 लोगों के अगेंस्ट, खास तौर पे मेजॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, उनके अगेंस्ट केसेस बुक हुए हैं, और उन लोगों के ऊपर केसेस बुक होने की वजह से आज देखिए आप, कल ही एक मीडिया चैनल ने मुसलमानों के खिलाफ बोला, आज हिंदुस्तान भर से केसेस बुक होने की वजह से माफी चाली आया एक दिन के अंदर। तो वैसा ही चाहे वो दलित के ऊपर करो, चाहे ओबीसी के ऊपर करो, किसी के ऊपर करो, हम नेशनल लेवल पे केसेस बुक करना शुरू करेंगे तो वो लोग हमारे पैरों पे आके गिर जाएंगे। जैसा कि मेश्राम साहब ने कहा कि इंडिया टुडे 10 साल पहले केस डाला था, आज वो तैयार है, तो क्यों? देखिए आप, इतना मीडिया वाले बेवकूफ हो गए हैं। रिपब्लिक चैनल ने कहा कि पाकिस्तानी टिड्डियां आ रहे हैं इंडिया पे अटैक करने। हंसेंगे लोग, पाकिस्तानी टिड्डी गैंग आ रही है, वो पाकिस्तान से नहीं आ रही, वो जबकि वो अफ्रीका से, वो टिड्डी गैंग जो है अफ्रीका से आ रही थी। जी, अफ्रीकन गैंग गई पाकिस्तान, वहाँ टिड्डियां वहाँ है, वहां से आती है। जी हाँ, तो ये है पाकिस्तान का। मेरी और एक रिक्वेस्ट है मेश्राम साहब, देखिए जब तक मैं आपके स्टोरीज शेयर नहीं करूंगा, आप मेरे स्टोरीज शेयर नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों को आप सेंसिटाइज करना, आपके लोगों को मैं सेंसिटाइज करना, ये मेरा काम है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, ये संकेत जी मीडिया में काम कर रहे, तो उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए। बिल्कुल, आप मेरे को 2-3 स्टोरीज रोज भेज दीजिए। आई विल पुट इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये जिम्मेदारी सर हमारी रहेगी कि हम जो स्टोरी बनाते हैं कोऑर्डिनेशन करेंगे, और आपकी जो स्टोरी है वो हम हमारे चैनल पर, हमारे जो वेबसाइट है उस पर हम लोग पब्लिश करेंगे। जरूर करेंगे भाई, ठीक है जी सर जी। अच्छा, तो आप सभी जो मान्यवर हमारे इस चर्चा में आए, इन सभी मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना
कीमती समय इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और खासकर बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया।